Hello, students, and welcome back to this beautiful chapter of thermodynamics. अब तक हमने जो देखा था till now we had seen enthalpy changes for phase transitions and for atomic और molecular changes. इन दोनों के हमने enthalpy changes हमने स्टडी किए थे, राइट? यहां तक हमारा डिस्कशन हुआ था बॉर्न-हेबर साइकिल तक. Alright. Now what we have to do is we have to continue with the study of enthalpy changes. फिजिकल प्रोसेसेस में अब हमारे पास सिर्फ एक सोल्यूशन बच गया है स्टडी करने को, एंड केमिकल प्रोसेसेस इन इट्स एंटायरिटी वी हैव टू स्टडी हियर. ऑलराइट, सो लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन with enthalpy changes for physical processes. To be more specific, for solutions. We are already done with phase transition and atomic or molecular changes. Let's start with enthalpy changes of solution. Some of you might be wondering कि solution में कहां से enthalpy change आता है? Definitely आता है. Well, enthalpy of solution की जब हम बात करते हैं, it is defined as the enthalpy change that accompanies 1 mole of a substance dissolving in a given amount of solvent so as to form a solution of a particular concentration without change in temperature at that particular pressure. This is called as enthalpy of solution. So basically enthalpy of solution क्या होता है? Enthalpy of solution जब 1 mole of substance किसी solvent में dissolve होता है और सोल्यूशन क्रिएट करता है एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन का, दैट इज एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन. ओके, फॉर इंस्टेंस अगर आप सोडियम क्लोराइड लेते हैं यानी कि टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, तो ये सोडियम क्लोराइड का अगर हम सोल्यूशन क्रिएट करते हैं तो 4 किलो जूल पर मोल एनर्जी अब्सॉर्ब होती है. यानी कि एवरी टाइम यू टेक वाटर एंड यू डिसॉल्व सॉल्ट इन इट, ओके, एंड यू मिक्स इट, दैट सोल्यूशन इट अब्सॉर्ब्स हीट. ऑलराइट, वो हीट थोड़ी गेन करता है. नाउ इट माइट साउंड वियर्ड कि सॉल्यूशन को बनाते वक्त ये हीट कहां से आ जाती है, एंथैल्पी चेंजेस कहां से होते हैं. सो रिमेंबर, जब भी कोई सॉल्यूशन बनता है तो तरह तरह के इंटरैक्शंस होते हैं. ओके, कौन से इंटरैक्शंस होते हैं? सबसे पहले सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरैक्शन यहां पे होता है, बिकॉज जब आप सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स अलग अलग हो जाते हैं, उनका बॉन्ड एक तरह से ब्रेक होता है, एंड वी नो दैट ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड इज एंडोथर्मिक. एंडोथर्मिक यानी कि उस प्रोसेस के लिए डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव. एक और चीज हो रही है यहां पे, जो इंटरैक्शंस की जब हम बात कर ही रहे हैं, वी ऑल्सो हैव सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शंस टेकिंग प्लेस. यानी कि जब आप सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं तो वो जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं सॉल्वेंट के बीच में आ रहे हैं, उनका बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं. एक तरह से सॉल्वेंट सॉल्वेंट का भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है. दिस प्रोसेस विल ऑल्सो बी एंडोथर्मिक. ओके, एंडोथर्मिक होगा ये प्रोसेस, यानी कि डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव. The third type of interaction is between solute and solvent. This is very simple, students. जब भी आप solute add करते हैं solvent के अंदर, whenever you add a solute in a solvent, तो solute और solvent आपस में interact करते हैं. ओके, और ये जो प्रोसेस है, solute और solvent जब interact करेंगे, attract होंगे, of course attraction यानी कि एक तरह से bond formation की हम बात कर रहे हैं. So this process is going to be exothermic, and here delta H is going to be negative. Okay, ये जो solute solvent का जो interaction है, खास करके इसे आपने already 11th standard में इसको स्टडी किया हुआ है. You have studied this in the chapter called states of matter. आपने देखा है कि किस तरह से एक solute अगर होता है तो solvent के ions उसको सराउंड करते हैं. आयन डाइपोल इंटरैक्शन में हमने इसको स्टडी किया है. इसको हम कहते हैं solvation. We also call it hydration if the solvent is water. ठीक है, तो these are the different types of interactions. और अब आप ये जान गए होंगे कि क्यों जब ये अलग अलग तरह के इंटरैक्शंस होते हैं तो क्यों सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पे भी कुछ थर्मोडायनेमिक चेंजेस होते हैं. ऑलराइट, सिमिलरली अगर आप देखें तो डाइल्यूशन अगर आप करें किसी सब्सटेंस का, अगर आप उसमें सॉल्वेंट और ज्यादा ऐड करें, डाइल्यूट करें उसको, सो दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन. इस पूरे प्रोसेस में जो भी एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन. इसका एक बहुत ही टिपिकल एग्जांपल है
if you have ever performed an experiment in your laboratory with, let's say, H2SO4, sulfuric acid, आपको हमेशा यह कहा जाता है कि सल्फ्यूरिक एसिड वाले टेस्ट ट्यूब में कभी भी वाटर को डायरेक्टली ऐड नहीं करना चाहिए. It is so exothermic that the test tube can burst. All right. So this is something that we are already familiar with. At some point or the other in our school lives, we have dealt with this. Okay. So that is enthalpy of dilution. Okay. तो इसका definition हम देख लेते हैं. It is defined as the enthalpy change that occurs when a solution of a particular concentration is diluted to form a solution of lower concentration. जब किसी solution को हम dilute करते हैं तो जो enthalpy changes होते हैं, it is called as enthalpy of dilution. Alright, तो you can see this. यहाँ पर अगर हमने hydrochloric acid लिया है और उसे अगर हम dilute करें 50 water molecules के साथ, so much heat will be liberated, minus 73.26 kilojoules of heat will be liberated. Okay, just keep in mind, अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करते हैं लेबोरेटरी में, especially if you do it with sulfuric acid or any acid in general, you should never add water to the acid. You should always add acid to the water. Okay, because अगर आप acid के अंदर पानी डालेंगे तो वो बहुत ज्यादा exothermic होगा, enthalpy of dilution, and your test tube can burst. It is not safe. So what you should do is you should add acid to the water. पानी के अंदर आप एसिड ऐड करें, इट विल बी कंपैरेटिवली मोर सेफ. ये हो गया एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. नाउ आई हैव टोल्ड यू एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है वो अब फिजिकल चेंजेस में नहीं आती है, अब ये केमिकल चेंजेस में आ जाती है. एंथैल्पी चेंज ऑफ अ केमिकल ट्रांजिशन में इसको कंसिडर किया जाता है. तो सोल्यूशन वाला जो एंथैल्पी है वो तो हमारा यहीं पर खत्म होता है. Enthalpy of neutralization, which means now we are talking about enthalpy changes of chemical processes. I hope this is clear to all of you. जब dilution में enthalpy changes होता है, जब solution बनने में enthalpy changes होता है, तो obviously neutralization में भी enthalpy changes होते हैं. Okay? Only thing is कि अब हम जब न्यूट्रलाइजेशन करते हैं तो हम उसे एक फिजिकल चेंज की तरह नहीं देखते, हम उसे केमिकल चेंज की तरह देखते हैं. न्यूट्रलाइजेशन एक तरह से एक रिएक्शन होता है, एक केमिकल रिएक्शन होता है. सो व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन? अगेन द सेम थिंग, द एंथैल्पी चेंज accompanying the neutralization of one equivalent of an acid with one equivalent of a base to form water and salt. यानी कि जब वन इक्विवेलेंट का न्यूट्रलाइजेशन होता है तब जो एंथैल्पी चेंजेस होते हैं, तो उस वक्त जो एंथैल्पी चेंजेस होते हैं उसे हम एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं. तो फॉर एग्जांपल इफ यू टेक HCl and NaOH, you will get water and common salt. इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज होता है, ये वैल्यू आपको याद रहना चाहिए स्टूडेंट्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू. द एंथैल्पी चेंज हियर इज माइनस 57.62 किलोजूल पर मोल, which means जब भी एक मोल H प्लस और एक मोल OH माइनस जब न्यूट्रलाइज होके वाटर बनाते हैं तो इतनी हीट निकलती है, माइनस 57.62 किलोजूल पर मोल. हो सकता है आपको ये कैलोरीज में कन्वर्ट करके दिया हो, सो इट विल बी माइनस 13.78 किलो कैलोरीज पर मोल. These values are very important students. ये आपको पता होना चाहिए for entrance point of view. Whenever 1 mole of H plus and 1 mole of OH minus combine together and get neutralized, this much heat is evolved. Alright. So we have already started with the enthalpy of chemical processes. ये हमने already शुरू कर दिया है. Enthalpy of neutralization हम already पढ़ चुके हैं. Now let us study the remaining types of enthalpy changes. Enthalpy of reaction, enthalpy of formation, एंथैल्पी ऑफ कंबशन. इन सारे एंथैल्पीज को अब हम स्टडी करेंगे एक एक करके. लेट्स स्टार्ट विद एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से हम शुरुआत करते हैं. अगेन फॉर्मेशन ऑफ अ सब्सटेंस की हम यहां पर बात कर रहे हैं. सो इट इज वेरी वेरी सिंपल स्टूडेंट्स. द एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन. अब यहां पर प्रोसेस क्या है? फॉर्मेशन. वही हमारा स्टैंडर्ड डेफिनेशन टेम्पलेट. द एंथैल्पी चेंज for the formation of 1 mole of a compound from its
constituent elements in their most stable states of aggregation. यानी कि जब कोई एलिमेंट अपने स्टेबल स्टेट में रहता है और वो कंबाइन करके अगर कंपाउंड बनाता है तो उस एंथैल्पी को हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ formation. So read the definition carefully. The enthalpy change for formation of 1 mole of a compound from its elements in their most stable states of aggregation, that is the reference states, this is called as enthalpy of formation. Okay, याद रहे हमें 1 mole of compound बनाना है और हमें elements से compound बनाना है. Okay, तो for instance if you take H2 plus half O2, अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को उनके एलिमेंटल स्टेट्स में लेते हैं और वहां से अगर आप वाटर का 1 मोल क्रिएट करते हैं, सो दिस इज द एंथैल्पी चेंज. 285.8 किलो जूल्स ऑफ हीट विल बी रिलीज्ड फॉर एवरी 1 मोल ऑफ वाटर क्रिएटेड. ओके, यहां पर आपको याद रखना होगा स्टूडेंट्स, 1 मोल ऑफ दैट कंपाउंड हैज टू बी फॉर्म्ड. ओके, 1 मोल फॉर्म करना है और किससे फॉर्म करना है? किसी दूसरे कंपाउंड से फॉर्म करना है? नहीं, या हमको एलिमेंट्स से इसे फॉर्म करना है. आप ये मत कहिएगा कि सर अगर हम मीथेन का कंबशन करें तो भी तो हमें वाटर मिलता है. नहीं, उसे हम फॉर्मेशन में कंसिडर नहीं करते हैं. फॉर्मेशन में हम किसको कंसिडर करेंगे? जो एलिमेंटल स्टेट से बन रहा है और 1 मोल बनना चाहिए. ओके, बहुत बार आप ये देखेंगे, मेनी अ टाइम्स यू विल सी दैट यहां पर डेल्टा एच के साइड में एक नॉट होगा. ठीक है, जैसे डिग्री सेल्सियस का डिग्री लिखा जाता है उस तरह से. सो अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज एसटीसी, दैट इज स्टैंडर्ड थर्मोडायनेमिक कंडीशन कहा जाता है इसको. स्टैंडर्ड थर्मोडायनेमिक कंडीशन यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 1 मोलर concentration. This is standard thermodynamic condition. So just imagine students, अगर आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं, वो भी किसी सी के पास, यू नो, इन अ कोस्टल सिटी, समुद्र के पास अगर आप रहते हैं, सी लेवल पे जो प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है एंड एवरेज टेम्परेचर तो हम 25 डिग्री सेल्सियस मान के चल लेते हैं. तो अगर आप कहीं कोस्टल एरिया में रहते हैं और वहां का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस और आपने ऐसे कंडीशन में 1 मोलर सॉल्यूशन तैयार किया है, दैट इज द परफेक्ट स्टैंडर्ड थर्मोडायनेमिक कंडीशन. ऑलराइट, इस कंडीशन में हम जितने थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज होते हैं उन पे वो सुपरस्क्रिप्ट हम लगाना प्रेफर करते हैं. तो अगर स्टैंडर्ड थर्मोडायनेमिक कंडीशन दिया होगा तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड in this way, okay, with this superscript, with this not. Okay, और ये सिर्फ डेल्टा एच के लिए नहीं है, ये बाकी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज के लिए भी ऐसा होता है. एनीवे, तो हमने देखा है व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. यहां पर एक चीज हमें समझनी बहुत जरूरी है और वो ये कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स इज 0. ये आप, हो सकता है आप में से कुछ लोग इसको समझ भी गए होंगे. जब कंपाउंड बनता है एलिमेंट्स से और उसका हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लेते हैं. लेकिन हम एलिमेंट्स से कंपाउंड बना सकते हैं, हम एलिमेंट्स को तो अभी नहीं बना सकते. एलिमेंट्स आर ऑलरेडी मेड, दे हैव ऑलरेडी बीन क्रिएटेड. ओके, तो एलिमेंट्स का जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है उसको हम 0 कंसीडर करके चलते हैं. वी कांट क्रिएट एलिमेंट्स, वी कैन क्रिएट कंपाउंड्स फ्रॉम एलिमेंट्स. तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स हैज टू बी टेकन एज 0. ये न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा काम आएगा एंड आई एम श्योर वो टाइम पे आपको ये याद भी आ जाएगा. चलिए, एंथैल्पी ऑफ कंबशन की बात करते हैं, जो अगला टाइप का हमारा केमिकल प्रोसेस है. एक तो हो गया फॉर्मेशन, नेक्स्ट वन इज कंबशन. फॉर्मेशन में वी वर टॉकिंग अबाउट फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस. एलिमेंट्स को यूज करके 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस को हम फॉर्म कर रहे थे. अब यहां पर कंबशन में 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस को हम कंबस्ट करेंगे, ऑक्सीजन के साथ उसको हम जलाएंगे, रिएक्ट करेंगे एंड then we will see what happens. So let's see the definition. The enthalpy change for the combustion of 1 mole of a compound, the enthalpy change for the combustion of 1 mole of a compound without any change in temperature at constant pressure is called as enthalpy of
combustion. I hope this is clear to all of you. It's a very simple definition जो हमने अपने standard template में से ली है. But अब आपको क्या ध्यान रखना है students? जैसे यहाँ पर 1 mole form हो रहा था, यहाँ पर 1 mole का combustion होगा. So here we have combustion of butane, that is C4H10. अगर इसका combustion होता है यानी कि इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया जाता है, alright, हमको पता है जब alkanes का combustion होता है we always get कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो यहां पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा. इस पूरे रिएक्शन में इतनी हीट बाहर निकलेगी. दिस इज द एंथैल्पी ऑफ कंबशन. ऑलराइट, आई होप द डिफरेंस इज क्लियर बिटवीन द टू. यहां पर फॉर्मेशन है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का, राइट, यहां पर कंबशन है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का. और यहां पर जब हम फॉर्मेशन की बात कर रहे थे, कंपाउंड जब फॉर्म होता है तो वो अपने एलिमेंट्स से I hope this is clear to all of you. We have seen what is enthalpy of formation. We have seen what is enthalpy of combustion. Let's quickly take a look at another type of enthalpy, that is bond enthalpy. Very simple concept. Bond enthalpy जो है वो ये कहता है how much energy will be required to break a bond. Okay, 1 mole substance के लिए how much energy will be required to break a bond, that is bond enthalpy. Let's quickly take a look at the definition. The enthalpy change necessary to break a particular covalent bond in 1 mole of a substance, all right, or a gaseous molecule to produce gaseous atoms and or radicals. This is called as bond enthalpy. Bond तोड़ने के लिए कितनी enthalpy लगेगी. For example, अगर आप HCl का bond break करते हैं, okay, तो यहां पर जो बॉन्ड एंथैल्पी होगी दैट विल बी 431.9 किलो जूल पर मोल. इट इज ऑब्वियस स्टूडेंट्स कि यहां पर क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो ऑफ कोर्स एनर्जी विल बी अब्सॉर्ब्ड. ठीक है, अब यहां पर भी बात हो रही है बॉन्ड ब्रेक करने की, और हमने जब एटमाइजेशन देखा था तब भी हम बात कर रहे थे बॉन्ड ब्रेक करने की. सो कैन यू फिगर आउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड एंथैल्पी एंड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन? इन दोनों के बीच का फर्क क्या आप ढूंढ के निकाल सकते हैं? ये आंसर राइट डाउन इन द कमेंट्स बिलो एंड लेट्स सी किसका आंसर करेक्ट है, एंड वी विल ट्राई एंड गेट इन टच विथ यू एंड सेंड यू अ स्पेशल गिफ्ट हैम्पर फॉर दैट. एनीवे, लेट्स कंटिन्यू विद आवर डिस्कशन. ये हुआ बॉन्ड एंथैल्पी का काम. अब एक चीज हमें समझनी ये जरूरी है कि बॉन्ड एंथैल्पी एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जो इससे जस्ट हमने पहले पढ़ी थी, ठीक है, इससे पहले हमने कंबशन एंथैल्पी पढ़ी थी, उससे पहले हमने फॉर्मेशन एंथैल्पी पढ़ी थी. सो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, राइट, फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस एंड बॉन्ड एंथैल्पी, इन दोनों से ही हम निकाल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. रिएक्शन की एंथैल्पी क्या होती है? ठीक है, तो व्हाट वी विल डू इज, सबसे पहले हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं कैसे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को निकाला जाता है बाय यूजिंग बॉन्ड एंथैल्पी एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. इट्स गोइंग टू बी वेरी सिंपल. एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, वेल, simple enough. What is enthalpy of reaction? It is defined as the difference in the total enthalpy of the products and that of reactants. यानी कि reactants और products के energy level के बीच में कितना फर्क है. The difference in the total enthalpy of products and that of reactants for a particular reaction carried out at a particular temperature and pressure with every reactant and product represented in a definite physical state. यानी कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है जहां पर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का स्टेट हमने मेंशन किया हुआ है, वहां पर प्रोडक्ट्स का, वहां पर रिएक्टेंट्स का एंड प्रोडक्ट्स का जो एनर्जी का डिफरेंस होगा दैट इज डिफाइंड एज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. ओके, सो हमने ये देखा है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है. किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच का एनर्जी डिफरेंस, that's enthalpy of reaction. And I have just told you that this enthalpy of reaction can be found by using bond enthalpy and enthalpy of formation. So let's do that. Let's do one thing. ये जो enthalpy of reaction है, ये कैसे निकालते हैं
बॉन्ड एंथैल्पी यूज करके उसे हम स्टडी करेंगे और फिर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से भी हम उसको एक बार स्टडी करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. वी नो व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज द energy difference between the reactant and product. Let's consider a reaction. AA plus BB gives CC plus DD. यहां पर जो small ABCD है, it represents the stoichiometric coefficient. जो numbers होते हैं 1, 2, 3, 4, उसको ये represent करता है. यहां पर अगर मैं bond enthalpy की बात करूं, और किसकी bond enthalpy? प्रोडक्ट की बॉन्ड एंथैल्पी. इफ आई टॉक अबाउट बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि सी और डी के बॉन्ड एंथैल्पी की बात करता हूं, तो आई कैन राइट इट लाइक दिस. इट इज C इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ C, यानी कि जो भी आपका कंपाउंड है C, उसमें जितने बॉन्ड एंथैल्पीज है मल्टीप्लाइड बाय द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, प्लस D का जितना बॉन्ड एंथैल्पी है उसको अलग करने के लिए जितनी एनर्जी लगती है मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी मोल्स ऑफ D. सो यू सब्स्टिट्यूट दैट हियर. अगर इसको टोटल करेंगे वी विल गेट बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट. स्मॉल c इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ C प्लस small d into bond enthalpy of D. Similarly, we can also find bond enthalpy of the reactant. A जो भी मॉलिक्यूल है उसको अलग करने के लिए कितनी एनर्जी लगती है मल्टीप्लाइड बाय कितने मोल्स हैं A के. So that is A into bond enthalpy of A plus similar lines B into bond enthalpy of B. हमें प्रोडक्ट साइड की पूरी बॉन्ड एंथैल्पीज मिल गई हैं, हमें रिएक्टेंट साइड की पूरी बॉन्ड एंथैल्पीज मिल गई हैं. अब अगर हम इसका डिफरेंस निकाल लें हमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा. सो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैन बी गिवन बाय द डिफरेंस बिटवीन द बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ द रिएक्टेंट साइड माइनस द प्रोडक्ट साइड. रिमेंबर स्टूडेंट्स, इट इज द रिएक्टेंट साइड माइनस द प्रोडक्ट साइड. किसके लिए? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के लिए. So I can say that enthalpy of reaction can be given by summation of bond enthalpy of reactant minus summation of bond enthalpy of product. Reactant minus product. Okay? जब bond enthalpy से हम इसको निकालते हैं तब it is always reactant minus product. हम enthalpy of reaction enthalpy of formation से भी निकाल सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा. तो अगर ऐसा ही रिएक्शन होगा मेरे पास, सेम वे मुझे क्या करना है, ए बी सी डी इन चारों कंपाउंड्स का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मुझे अगर पता होगा तो आई जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई विद द रिस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. तो मैं ये कह सकता हूं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट साइड का क्या होगा, C इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C प्लस D इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D. सेम वे मैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट भी निकाल सकता हूं. अब अगर मैंने इन दोनों का डिफरेंस लिया फिर से मुझे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा. यहां पे बस फर्क इतना है कि जब बॉन्ड एंथैल्पी थी हमारे पास वी वर डूइंग रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, एंड नाउ बिकॉज वी हैव एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वी विल टेक द रिवर्स. वी विल टेक प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. पिछले वाले में हमने रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लिया था, अब हम क्या लेंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट हम लेंगे. तो जब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आता है हमारे पास तब हमें प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लेना है. सो हियर वी आर, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जब हम देख रहे हैं प्रोडक्ट का फॉर्मेशन एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट का फॉर्मेशन एंथैल्पी. इसको मैं समेशन लेके भी लिख सकता हूं. एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज समेशन ऑफ द फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ द फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट. इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है. अगर आपके दिमाग में यह सवाल आया है कि ये उल्टा क्यों है, व्हाई इज दिस द ऑपोजिट, इन वन कंडीशन वी आर टेकिंग रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट फॉर बॉन्ड एंथैल्पी, इन दिस कंडीशन वी आर टेकिंग प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट फॉर फॉर्मेशन एंथैल्पी. तो इस तरह से हम इसको ऑपोजिट क्यों ले रहे हैं, तो इट इज वेरी सिंपल स्टूडेंट्स. जब हम फॉर्मेशन एंथैल्पी की बात करते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर्मेशन. एक तरह से बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, कंपाउंड बन रहा है. लेकिन बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड, राइट. तो इनहेरेंटली ये जो फॉर्मेशन एंथैल्पी है एंड द बॉन्ड एंथैल्पी दे आर ऑपोजिट्स ऑफ वन अनदर. ये एक दूसरे के उल्टे हैं, तो ऑब्वियसली इनका जब एक्सप्रेशन आएगा तो वो भी ऑपोजिट ही आएगा. इसीलिए जब बॉन्ड एंथैल्पी के टर्म्स में बात करते हैं तब हम रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लेते हैं, और जब हम फॉर्मेशन एंथैल्पी के टर्म्स में देखते हैं तब हम
प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लेते हैं। इन दोनों तरह से ही हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं। Okay, so it's a very simple concept. I hope all of you have understood this. Before I end this module, I just want you to take a look at the energy profile diagram of exothermic and endothermic reactions. ठीक है, तो हम स्टडी करेंगे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ये जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है बहुत सिंपल है। ये बस आपको ये बताता है कि जब रिएक्शन प्रोसीड करता है तब एनर्जी चेंजेस क्या हो रहे हैं, उसकी बात ये करता है। सो अगर हम देखते हैं कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस करता है तो उसमें एंथैल्पी चेंजेस क्या है, तो इसका जो ग्राफ आता है वो इस तरह से आता है, वे यू कैन सी कि इनिशियली रिएक्टेंट की कुछ एनर्जी थी, फिर उनको थोड़ी एनर्जी देनी पड़ी, दे अब्सॉर्ब्ड अ लिटिल बिट ऑफ एनर्जी, and then after some time this reaction became spontaneous, they started losing a lot of energy। तो अगर आप देखेंगे the absorption of energy is very less but the release of energy is very high। तो overall absorption कम है, रिलीज बहुत ज्यादा है, तो ओवरऑल रिएक्शन में क्या ज्यादा हुआ है, ऑफ कोर्स रिलीज ज्यादा हुआ है। तो बहुत सारी एनर्जी है जो यहां रिलीज हुई है, बहुत ही कम एनर्जी है जो यहां पर अब्सॉर्ब हुई है। सो ओवरऑल this type of reaction is exothermic reaction। Understand one thing कि इस रिएक्शन में ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट दिखाता है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, और ये जो पॉइंट है ये दिखाता है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। व्हाट विल बी डेल्टा एच, एंथैल्पी चेंज क्या होगा इस रिएक्शन के लिए, जस्ट थिंक अबाउट इट। ऑफ कोर्स एंथैल्पी चेंज यहां पर होगा, तो ये जो गैप आप देख रहे हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, दैट इज डेल्टा एच। जैसा कि आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में हमें थोड़ी एनर्जी देनी पड़ती है और फिर बाद में बहुत सारी एनर्जी खुद से रिलीज हो जाती है। तो एक ऐसा स्टेट आता है जहां पर ये थोड़ा अनस्टेबल होता है, आफ्टर विच द रिएक्शन बिकम्स स्पॉन्टेनियस। सो दिस स्टेट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेट। कितनी एनर्जी आपको स्टार्टिंग में देनी पड़ी, ये जो एनर्जी है इसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, हाउ मच एनर्जी वाज गिवन इन द बिगिनिंग टू पुश द रिएक्शन, ओके, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। इसी तरह से अभी आप इसको समझ लीजिए, जब हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे तब हम एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको कहा इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज डेल्टा एच। ओके, और यहां पर क्योंकि प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसीलिए यहां पर डेल्टा एच भी नेगेटिव है, विच मेक्स सेंस बिकॉज हमने इसको इसी तरह से पढ़ा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच नेगेटिव होता है। ओके, एंडोथर्मिक रिएक्शन का भी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हम स्टडी कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल, जैसे जैसे ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा स्टार्टिंग में बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन जो रिलीज होगा वो क्या होगा आप समझ सकते हैं। पहले स्टार्टिंग में काफी एनर्जी अब्सॉर्ब की जाएगी और फिर बाद में थोड़ी बहुत एनर्जी रिलीज भी की जाएगी। इफ यू वांट यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई ड्रॉइंग दिस डायग्राम ऑन योर ओन इफ यू फील लाइक। ओके, बट होगा क्या, यहां पे जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ेगा स्टार्टिंग में बहुत एनर्जी अब्सॉर्ब होती है और थोड़ी सी एनर्जी बाद में ट्रांजिशन स्टेट के बाद रिलीज हो जाती है। तो ये हो गया हमारा रिएक्टेंट्स का एनर्जी, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट्स का एनर्जी। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये आप जानते हैं, दिस इज डेल्टा एच, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ओके, और अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो ट्रांजिशन स्टेट लाने के लिए इतनी सारी एनर्जी हमें अब्सॉर्ब करवानी पड़ी, ये है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच बिकॉज द प्रोडक्ट्स हैव हायर एनर्जी एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट, इसीलिए हम यहां पे कह सकते हैं कि डेल्टा एच इज पॉजिटिव। दिस मेक्स परफेक्ट सेंस बिकॉज हमने पढ़ा है कि जो एंडोथर्मिक प्रोसेसेस होते हैं वहां पर डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट्स इन दिस वीडियो। अब यहां पर हमारा ये जो पूरा पार्ट था रिलेटेड टू थर्मोकेमिस्ट्री, जहां पर हमने अलग अलग तरह के एंथैल्पी स्टडी किए, एंथैल्पीज ऑफ फिजिकल चेंजेस, एंथैल्पीज ऑफ केमिकल चेंजेस, डू इट वेरी वेल, अच्छे से इसको प्रैक्टिस करिए, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। In the next part, we will talk about
another aspect of enthalpy, and that will be Hess's law of constant heat summation. I hope you've understood all these concepts. Do like the video if you've understood the concept. हमें like करिए, video पे comment करिए, share करिए, subscribe करिए, and do not forget to press the bell icon so that you do not miss another update from us. Thank you so much.